हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज प्रेजेंट टेंस का ही एक अगला वर्गीकरण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने बड़े ही जो है ध्यान से सारी चीजों को पढ़ने और समझने का प्रयास किया है और उसकी होने वाली ब्लंडर मिस्टेक्स को भी समझा है। उसमें कुछ मैंने स्पेशल रूल दिए हैं, उसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो कॉमन एरर्स हो जाती हैं और आपको समझ में ही नहीं आता कि गलतियां क्यों हो रही हैं, जबकि आपको नियम पता होता है। उसी तरह से मैं अगले टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूं। इसमें भी आपको मैं छोटी छोटी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा और होने वाली गलतियों के प्रति सचेत करूंगा और उनसे संबंधित नियमों को बताऊंगा। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। पहले आप बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को अपने नोटबुक में तैयार कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा लिख रखा है ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके जो है मूलभूत चीजों को समझ लेना आवश्यक होता है। और सबसे पहली तैयारी यह होती है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो कैसे शुरू हो, उसे हम शुरू कैसे करें। दैट इज द मेन पॉइंट। यू शुड रिमेंबर दैट टू स्टार्ट एनी वर्क यू हैव टू डिसाइड हाउ टू स्टार्ट इट। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आप इसकी शुरुआत कैसे करें और प्रत्येक शब्दों को पढ़ते समय प्रत्येक शब्दों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य का लगातार होना, या इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण होना। यानी जब कार्य कंटिन्यू हो रहा हो या अपूर्ण हो तो वहां पर आप कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, और प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। तो इसमें जो है कुछ कॉमन पहचान है, आप जानते हैं। छोटी छोटी चीजों को तो आप जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो आप मिस कर जाते हैं या उसको हल्के में लेते हैं, इसलिए आपसे गलतियां करने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल आप यहां पर प्रत्येक शब्दों को ध्यान से समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हिंदी पहचान में मैंने लिखा है कि किसी भी हिंदी पहचान हिंदी क्रियाओं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जिनसे प्रेजेंट टेंस में कार्य का अपूर्ण होना या जारी होना पाया जाए तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यहां मैंने एक शब्द और जोड़ रखा है कुछ चीजों को कि या कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जैसे बैठा है, खड़ा है, चिपका है, लेटा है, लटका है, पीड़ित है, इसमें रहा है, रही है नहीं आता, फिर भी ये कार्य कंटिन्यू होते हैं, ये कार्य इम्परफेक्ट होते हैं। इसलिए इन जो है क्रियाओं को भी आप देख रहे हैं कि ये देखने में क्रियाएं भले ही इस रहा है, रही है कि सिंबल के साथ नहीं है, लेकिन ये कार्य कंटिन्यू होते हैं, ये कार्य इम्परफेक्ट होते हैं। इसलिए इनका ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। कंटिन्यूअस क्योंकि ये सेंस कंटिन्यूअस का देते हैं, ये क्रियाएं इम्परफेक्ट हैं, इसलिए इनको कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए। गलतियां इसमें होती हैं, इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान से देखें और समझें कि इसमें रहा है, रही है, नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूअस क्यों है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ऐसी क्रियाएं जो कंटिन्यू हो रही हैं या जो अपूर्ण है, उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं माने नहीं रखता। हाँ, कुछ जगह पर रहा है, रही है कॉमन वे में आपको समझने के लिए जरूरी है, लेकिन ये माने नहीं रखता कि केवल यही होगा। इसलिए आप इन शब्दों को भी देखें, इन क्रियाओं को भी देखें जो ये सेंस देते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस है। फिलहाल आप रूल की ओर चलिए। रूल सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का विद्यार्थियों मैंने बता रखा है कि किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय आपको उसका सेंटेंस पहले क्लियर करना चाहिए। सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनका मैं पार्ट करके समझाता हूं। आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों को देखें, जिसमें वाक्य सकारात्मक है, बात को स्वीकार की गई हो। तो ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट का हम कैसे मिलता है, तो किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, इज, एम, आर।
इज आपको पता है कि ये सिंगुलर नंबर की क्रिया है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचन संज्ञा और ही सी इट के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया है। इज आई केवल आई के साथ एम और बहुवचन संज्ञा और यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करना है। इनको आप फिर से ध्यान से समझ लेंगे कि इज का प्रयोग एक वचन की संज्ञा और ही सी इट के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग, यू वी दे और बहुवचन की संज्ञा के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी क्रिया ढूंढनी होगी, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, ऑब्जेक्ट मिलता है क्या या किसको से, किसी भी सेंटेंस में क्या या किसको से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप अदर्स लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो जो भी होगा वो अदर्स हो जाएगा, उसे लिखेंगे। आप सभी ये जरूर समझें कि इनके सीक्वेंस में कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, इनकी प्रोसेसिंग जो है वो एकदम सिस्टमेटिक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल एक तो लिख रखा है, वह एक पत्र लिख रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन एक पत्र लिख रहा है, वह, यानी आप सबसे पहले लिखेंगे ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाना है, इज। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी यानी राइट, राइट यानी लिखना, राइट में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। यहाँ आप एक चीज और समझ सकते हैं कि ये जो अब क्रिया आपको ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे, तो जिसके साथ टेंस की पहचान जुड़ी हो वो वर्ब होता है। हिंदी के वाक्यों में जिनके साथ टेंस की पहचान जुड़ी हो वो वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा ही इज राइटिंग। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, एक पत्र, ए लेटर। यहां आप ये भी देखेंगे कि ये आईएनजी लगाने का एक विशेष नियम है, आईएनजी लगाने का नियम और यस या ईएस लगाने का नियम मैं आपको एक वीडियो में अवश्य दूंगा। इसके लिए आप अपनी पहले यहां ये रूल देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आगे देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में भी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इजेएमआर में से एक लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये इसका प्रोसीजर है, मैंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे मेरा भाई कमरे में नहीं पढ़ रहा है, तो जब आप इसका अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा कौन नहीं पढ़ रहा है, मेरा भाई यानी माय ब्रदर। अब यहां ये गलतियां ना करें कि मेरा ही केवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेरा भाई, यानी ये पूरा एक साथ रहेगा। माय ब्रदर इज नॉट रीडिंग इन द रूम, ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल दे रखा है। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में दो तरह के वाक्य बनेंगे, एक क्या से शुरू होने वाला और एक प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में पहले आप इजेएमआर लिखेंगे, इजेएमआर में से एक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो इसमें हो जाएगा क्या तुम प्रश्न हल कर रहे हो, तो जैसे एग्जांपल है क्या तुम प्रश्न हल कर रहे हो, तो आप क्या पहले आ गया तो क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए आप आर लिखेंगे पहले, और यू प्रश्न हल करना यानी सॉल्विंग, आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसी तरह आप आगे देखेंगे प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों का। इसमें रूल है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इजेएमआर में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। इसका भी हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा होगा। इसको और ध्यान से समझने का प्रयास करें। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ सब पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसका, किसकी, किसके, लेकिन किसकी के साथ इसका रिलेटेड नाउन भी साथ रहता है, ये आपको ध्यान देना है। कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, ये ऐसे जो है क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं जिनके साथ इनका रिलेटेड नाउन जरूर होता है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हुज बुक, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी इज,
whose book is he reading, whose book is he reading। इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस कि क्वेश्चन वर्ड भी बनाएंगे तो इस तरह से होगा। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें किस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में रूल के अनुसार सेंटेंस को बैठाते हैं। यहां मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इनसे रिलेटेड देना चाहूंगा, आप इनको भी देखें। मैं इसे हटा देता हूं। जैसे बैठा है, खड़ा है, चिपका है, लेटा है, लटका है, पीड़ित है से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे वह कमरे में खड़ा है, ऐसे देखें आप इसको। तो ये खड़ा है, रहा है नहीं, खड़ा है, यानी ये है क्या, ये जो कार्य है ये कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू होने वाली क्रियाओं को लिखते समय आप कंटिन्यूअस ही बनाएंगे, यानी इसका ट्रांजिशन जब भी बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसलिए अफर्मेटिव का रूल लागू होगा। अफर्मेटिव में होगा ही इज स्टैंडिंग इन द रूम। इस तरह से आपने ये देखा कि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस में बनने वाला वर्ब जो कंटिन्यू हो रहा हो, जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, छिपकली दीवार पर चिपकी है, ये सब कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। वह बिस्तर पर लेटा है, बंदर पेड़ से लटके हैं, वह बुखार से पीड़ित है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ये कार्य के अपूर्ण होने की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही पार्ट हैं। और जब भी आप इनका ट्रांजिशन बनाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी को ये एक इससे रिलेटेड मैं और भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है आप वो देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते नहीं हैं। क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हिंदी में कंटिन्यूअस के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन वह क्रियाएं कंटिन्यूअस होती नहीं है, इम्परफेक्ट नहीं होती, वो इनडेफिनिट होती हैं। इस तरह की क्रियाओं को भी आपको समझने की जरूरत है। इस तरह की कुछ क्रियाएं हैं जिनके लिए मैं लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित रहूंगा। और यहां भी मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे एक सेंटेंस आता है, मैं यह प्रश्न समझ रहा हूं। ये एक सेंटेंस है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कंटिन्यूअस का सेंस दिख रहा है या सिंबल दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका ट्रांजिशन बनाएंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो है कंटिन्यू होने वाली क्रिया नहीं है, ये इनडिफिनिट है, अनिश्चित है। और ऐसे सेंटेंसेस ये स्पेशली वर्ब ऑफ सेंसेशन या वर्ब ऑफ इमोशंस, कुछ भावनाएं बताने वाली और जो है कुछ जो है सेंस बताने वाली ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। वो कंटिन्यू नहीं होती, वो इनडिफिनिट होती हैं। इसलिए ऐसे टेंसेस में या ऐसे ट्रांसलेशन को बनाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी क्रियाओं का अनुवाद कंटिन्यूअस में न किया जाए। तो इसका अनुवाद जब भी बनता है तो ये इनडिफिनिट टेंस में बनता है, यानी इसे आप जब भी बनाएंगे तो ये इनडिफिनिट में ही होगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ले लीजिए, तो हो जाएगा आई अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऐसी क्रियाएं हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा, जैसे सी माने देखना, स्मेल, थिंक, अंडरस्टैंड, टेस्ट, लव, ये सब ऐसी कुछ क्रियाएं हैं। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता। द वर्ब्स which are not used in continuous
और प्रोग्रेसिव मोड उन वर्ब्स के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज में व्यस्त रहें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।